11 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज किया जाएगा। देखिए, इस चैनल जो लोग परिचित हों, अपने मित्रों को भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दूसरे को जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन पर डे मिलता रहे। जो लोग नहीं, देखिए दिक्कत होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आवाज तो ठीक ठाक आ रही है ना? कि आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सब एक मिनट जरा रुके, शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आज के सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ वी मैक्स इन आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम में अधोलिखित में कौन सा वी मैक्स मीन्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को के स्थान को प्रभावित नहीं करता। देखिए क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऐसा है एक जो वीमैक्स अर्थात वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। आपको यह बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। उनमें सबसे पहला आंसर की बात कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट को प्रभावित नहीं करता। देखिए शब्द नहीं यूज किया है, नहीं करता है। दूसरा कह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा कह रहा है फर्मी रेजोनेंस। चौथा कह रहा है डॉपलर इफेक्ट। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अर्थात वी मैक्स को प्रभावित नहीं करता है? देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है यह वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता है। तो ये तो हो नहीं सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये तो सही ऑप्शन कह रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। अर्थात यह भी हमारा क्या होता है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस क्या कहता है? जब सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक की बात की जाती है, सिमेट्रिक की बात की जाती है तो वह 50 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स का
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो यह भी ऑप्शन हमारा नहीं है, अर्थात यह भी हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है। तो बचा कौन? डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर प्रभाव सबको पता है, यह साउंड पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव जो होता है वह साउंड पर होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साउंड, अर्थात डॉपलर प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, अरेंज द फॉलोइंग, निम्नलिखित में जो I2 और NOH के साथ अभिक्रिया पर धनात्मक आइडोफार्म परीक्षण देता है। देखिए, धनात्मक आइडोफार्म परीक्षण की यह चर्चा कर रहा है। धनात्मक आइडोफार्म टेस्ट वही कंपाउंड्स देंगे जिनके पास, देखिए आइडोफार्म वही कंपाउंड देंगे जिनके पास CH3 C डबल बॉन्ड O या CH3 CH OH समूह होगा। अगर देखा जाए ये CH3 यहां ना बजाय यहां पर होना चाहिए, C6H5 C6A, इसको हटा दीजिए, इसको काट दीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। C6CH5 CH2 OH। देखा जाए यह स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है? डी ऑप्शन में प्रेजेंट है। देखिए C6H5, देखिए C6H5 को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? पीएच के नाम से भी जानते हैं। तो C6H5 CH CHOH, और जब इसको CH3 देते हैं, हेलोफार्म देते हैं H2, किससे कह रहा है? देखिए पीएच, I2 प्लस NOH दे रहा है, तो हमने आपसे चर्चा किया था कि क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH PH CH। एक मिनट, गलत लिखा गया स्ट्रक्चर, जरा देखिए। ये हमारा है PH CH OH CH3, जब इसकी अपक्रिया देंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो PH COOH प्लस CHI3 का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा नाइलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। एडेपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, या टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या विनाइल साइनाइड, या विनाइल बेंजीन। देखिए नाइलॉन 6 की बात कर रहा है। पढ़ा देंगे, जो टॉपिक छूट रहे हैं हम पढ़ा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। क्लास मंडे से क्लास चलेगी ना। देखिए दीपक कह रहे हैं कि 3 का ए, जय प्रजापति कह रहे हैं कि 3 का ए सही होगा। इधर देखिए, आपको मैं पहचान करने का तरीका बता दूं। जो नाइलॉन 6 कह रहा है, ये जो 6, देखिए नाइलॉन 6 का अर्थ होता है जो पहला अक्षर होगा, ध्यान रखिए, जो पहला होगा वह 6 कार्बन का, 6 का मतलब
6 कार्बन का डाइएमीन, और इसका अर्थ होता है 6 कार्बन का डाई एसिड्स। 6 कार्बन का क्या होगा? डाई एसिड्स होगा। क्लियर? इस 6 का अर्थ क्या होता है जरा देख लीजिए। 6 का अर्थ, 6 का अर्थ होता है कि 6 कार्बन का डाइएमीन और 6 कार्बन का हमारा क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अर्थात अगर नाइलॉन की बात किया जाए तो ये CH2 का 6 टाइम्स NH2, देखिए ये भी NH2 प्लस COOH और CH2 COO यहां पर OH। क्लियर हो गया? यहां से देखिए, यहां का OH और H यहां का निकल जाता है, तो देखिए इसका H निकला तो क्या बचा? NH बचा, और यहां से CH2, सॉरी, ऐसे CH2 NH C डबल बॉन्ड O, CH2 का 6 टाइम्स C डबल बॉन्ड O। ये हमारा क्या बन रहा है? नाइलॉन। नाइलॉन 6 बस इतना ध्यान रखिएगा। जरा देखिए, इसको थोड़ा रिलीज करिए तो ये बन जाएगा हमारा NH। ये हमारा बन गया नाइलॉन 6। देखिए इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा कि जब भी इसको जो है 6,4 कहे, 6,4 कह सकता है, 6,4, नाइलॉन 6,10, नाइलॉन 6,9, तो बस इतना रखिए, जो पहला होगा वह हमारा डाइएमीन होगा, जो दूसरा होगा वह हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? 6 कार्बन को हम लोग इसे एडिपिक एसिड मानते हैं, इसे 6 कार्बन को एडिपिक एसिड कहा जाता है, और इसे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कहा जाता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन? निम्नलिखित में किस गैस का विसरण दर सबसे अधिक होगा? देखिए सबसे अधिक विसरण गति की बात कर रहा है, किसका विसरण दर सबसे अधिक होगा? आप लोगों को पता होगा कि विसरण जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, इनका जरा देखा जाए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 17 होता है। इनका कितना होता है? 32 होता है। इनका कितना होगा? 48 होगा। इनका 28 होगा। तो सबसे ज्यादा जिसका यम का मान सबसे कम यम का मान किसका है? अमोनिया का है। तो सबसे ज्यादा विसरण किसका होगा? अमोनिया का ही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमोनिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/m। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन में होते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है क्रोमोफोर होते हैं। दूसरा ऑप्शन कर रहा है ऑक्सोक्रोम होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है बोथ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है नाइदर क्रोमोफोर नॉर ऑक्सोक्रोम्स।
बताइए जरा आंसर। देखिए ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है। आंसर बताइए। दीपक कह रहा है कि 5 का सी। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्रोमोफोर क्या होते हैं। पहले तो क्रोमोफोर जान लीजिए। क्रोमोफोर कहा जाता है कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप होंगे। कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स जो यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रोमोफोर कहेंगे। ऐसे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, असंतृप्त ग्रुप्स जो हमारे यूवी लाइट के एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें हम क्रोमोफोर कहते हैं। जैसे C6 बेंजीन, CH। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स में देखा जाए क्रोमोफोर के, तो क्रोमोफोर के जो एग्जाम्पल्स होंगे वह होंगे C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक, ये सभी हमारे क्रोमोफोर होते हैं। अब क्रोमोफोर की बात हो गई। अब चलते हैं हम, कह रहा है कि देखिए ये चीज इसमें प्रेजेंट है इसलिए क्रोमोफोर तो होगा। फिर बात कर रहा है कि ऑक्सोक्रोम। देखिए ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? कहा जाता है कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप्स जो क्रोमोफोर के जुड़ने पर वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देते हो, तरंग दैर्घ्य और इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ऑक्सोक्रोम क्या कहलाते हैं? जो ऑक्सोक्रोम होते हैं ये वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। वेवलेंथ को भी बढ़ाएंगे और इंटेंसिटी को भी बढ़ाएंगे। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वह होते हैं NO2, CH3, साइनाइड एंड एटसेट्रा। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है देखा जाए तो नाइट्रो ग्रुप लग रहा है। यह हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा? क्रोमोफोर कहलाएगा। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारा ऑक्सोक्रोम कहलाएंगे। अर्थात इस क्वेश्चन में हमारा क्या है? बोथ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम दोनों प्रेजेंट है, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Correct the element whose atomic number is 25, the outermost orbit of electronic configuration will be। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 है उसके वायतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा कर रहा है, किसका है? 25 है। 25 सबको पता है किसका होता है? मैग्नीज का होता है। मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2 होता है। तो लास्ट क्या है? 3d5, 4s2, अर्थात 6 का ए ऑप्शन हमारा सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा विटामिन रक्त के जमने के गुण के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन ए निभाता है कि विटामिन बी निभाता है कि विटामिन सी निभाता है कि विटामिन डी निभाता है कि विटामिन ई? देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा विटामिन रक्त के जमने के गुण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। गुड इवनिंग मगनेश जी, बताइए जरा कौन सा निभा रहा है? विटामिन के जो होता है यह हमारा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सेवंथ का डी अर्थात विटामिन के। 8 कह रहा है इन द फॉलोइंग विच द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। इनमें मुक्त मूलकों के अस्थायित्व का सही घटता क्रम निम्न में कौन सा है? कौन सा घटता क्रम है? देखिए घटते क्रम की बात कर रहा है। दीपक जी कह रहे हैं सेवंथ का डी सही होगा। देखा जाए, देखिए जब भी बात की जाएगी तो सदैव इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जो स्टेबिलिटी होती है, देखिए वह सबसे ज्यादा, देखिए स्टेबिलिटी का जो क्रम होता है सबसे ज्यादा एरोमेटिक वाले होंगे, फिर उसके बाद रेजोनेंस होंगे, फिर कार्बो फ्री रेडिकल के केस में टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड सीएस। ये ऑर्डर होगा हमारा। क्या कर रहे हैं शर्मा? नरेंद्र क्लासेज में नहीं पढ़ा रहे हैं सर? नहीं, वहां हमने छोड़ दिया है, अब यहां पर पढ़ाएंगे। खुद का चैनल है इसलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखा जाए तो इस चीज को देखा जाए। सबसे पहले एरोमेटिक तो कोई की चर्चा है नहीं। क्या कोई रेजोनेंस शो कर रहा है? देखिए सदैव इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक बेंजीन रिंग सर कितने बजे तक पढ़ा है? देखिए चैनल पर क्लासेज का टाइमिंग 5 बजे से रहेगा। अब क्लासेज जो शुरू हो करेंगी 5 से 7 PM तक, 5 से 7 PM
तक पर डे 2 घंटे की क्लास रहा करेगी। ठीक है, चलिए देखा जाए। एक बेंजीन रिंग सदैव 3 स्ट्रक्चर शो करती है, एक अपने आप में, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हो जाएंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब देखा जाए जिसमें यह होगा तो सबसे ज्यादा इसी में है, तो इसी का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा होगा। थोड़ा सा यहां इसने गलती कर दी है, इसको होना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। क्या है भाई, क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हो गया हमारा, 8 का सी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बोर्ड कन्फर्मेशन में प्रतिशत साइक्लोहेक्सेन और किसी समय में कितना पाया जाता है? देखिए, साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर की 2 संरचनाएं होती हैं, एक चेयर कन्फर्मेशन होती है, एक बोर्ड कन्फर्मेशन। देखिए सबसे सुनिए, साइक्लो जो हेक्सेन होता है, इसके 2 कन्फर्मेशन पाए जाते हैं, एक चेयर फार्म कहलाता है, एक हमारा बोट फार्म कहलाता है। जरा देखते हैं दोनों में। ये हमारा देखिए, इसे कहा जाता है चेयर फार्म, इसे कहा जाता है बोट। चेयर मतलब कुर्सी, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए एक चेयर फार्म होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं से इसको चेक कर लीजिए, ऊपर की पोजीशन एक्सियल होती है तो नीचे इक्वेटोरियल, यहां पर एक्सियल, ऊपर चलते हैं जस्ट तो यहां पर इक्वेटोरियल, इसे एक्सियल, इसे एक्सियल, इसे इक्वेटोरियल, इसे इक्वेटोरियल, इसे एक्सियल, इसे इक्वेटोरियल, इसे एक्सियल। यहां पर क्या होता है, एच एच, ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन रिपल्सन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन रिपल्सन के कारण से यह क्या होता है, ट्विस्ट होकर के चेयर फार्म ना, बोट फार्म ना होने के बजाय चेयर फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो चेयर फार्म होता है यह 99% पाया जाता है, और यह पाया जाता है 1% से कम, और ये पाया जाता है 99% से अधिक। तो क्या पूछ रहा है कि बोर्ड कंफर्मेशन में प्रतिशत साइक्लोहेक्सेन किसी भी समय कितना पाया जाता है, मोर देन 99। तो बोर्ड पाया नहीं जाता, बिटवीन 90 to 99%, इसके बीच भी नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 50%। सही ऑप्शन होगा लेस देन 1%, अर्थात बोट हमारा कितने परसेंटेज पाया जा रहा है, 1% से कम पाया जा रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर कंप्यूटर से पीजीटी स्तर और पीजीटी स्तर का क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एंट्रोपी एंड एब्सोल्यूट प्योर क्रिस्टल
ऑन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो, दिस स्टेटमेंट कन्फर्म्स टू विच लॉ इज थर्मोडायनेमिक्स। परम शून्य ताप पर एक संपूर्ण शुद्ध क्रिस्टल की एंट्रॉपी शून्य है, वह कथन ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुरूप है? किस नियम के अनुरूप है, ये आपसे जानना चाहता है कि परम शून्य ताप पर एक संपूर्ण शुद्ध क्रिस्टल की एंट्रॉपी शून्य होती है, यह कथन किस नियम के अनुसार है? पहला कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा कह रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चौथा ऑप्शन कह रहा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहा था उसने क्या कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरो क्लास सेकंड, देखिए जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो क्या ऑप्शन होगा? यह हमारा ऑप्शन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है किसी भी क्रिस्टल की, प्योर क्रिस्टल की एंट्रॉपी जो होती है वह जीरो के बराबर होती है एट जीरो टेम्परेचर, अर्थात लिमिट डेल्टा एस इक्वल टू जीरो टेंस टू जीरो। यही हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के पदार्थ की एंट्रॉपी जो होता है जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जीरो होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करा, वर्नर के अनुसार जटिल यौगिक होते हैं। वर्नर, देखिए वर्नर क्या था? वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने जो है वर्नर थ्योरी को दिया था। वर्नर थ्योरी होती क्या है पहले समझ लीजिए। कहा गया वर्नर थ्योरी जो होती है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो तरीके की बैलेंसी पाई जाती है। जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या पीसी है, दो तरीके की बैलेंसी पाई जाती है। एक कहा जाता है प्राइमरी बैलेंसी, जो अंदर होती है उसे सेकेंडरी बैलेंसी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितनी तरीके की बैलेंसी संयोजकता पाई जाती है? दो तरीके की संयोजकता सी पाई जाती है। एक कहलाता है प्राइमरी बैलेंसी और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी बैलेंसी। जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वह अपने आयंस में ब्रेक कर जाती है और सेकेंडरी बैलेंसी अपने आयंस में ब्रेक नहीं करती। तो चलिए देखा जाए, प्राइमरी बैलेंसी इज नॉन आयनिजेबल कह रहा है, प्राथमिक संयोजकता आयनित नहीं होती। ये गलत कह रहा है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखा जाता है वह सदैव अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओ सॉरी इनकरेक्ट। सेकेंडरी बैलेंसी इज आयनिजेबल कह रहा है, द्वितीय संयोजकता आयनित होती। ये सेकेंडरी बैलेंसी है, कभी भी वाटर में डिजॉल्व करने के बाद यह अपने आयंस में ब्रेक नहीं होती है, अर्थात यह भी स्टेटमेंट्स गलत कह रहा है। जरा तीसरा देखिए, प्राइमरी बैलेंसी इज आयनिजेबल अर्थात प्राइमरी संयोजकता आयनित हो जाती है। तो सही ऑप्शन यही कह रहा है कि प्राइमरी संयोजकता हमारा क्या होता है? आयनित हो जाती है, अर्थात ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी आर आयनिजेबल, यह भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया कौन सा? 11 का सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ड्रॉप मॉडल इज रिलेटेड टू, द्रव बूंद मॉडल संबंधित है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड का, सरफेस टेंशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस नाभिक की संरचना से, कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा। कह रहा है कि द्रव बूंद मॉडल संबंधित किससे है? स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड के, कि सरफेस टेंशन के,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस के नन ऑफ द एबव उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो ऑयल ड्रॉप मॉडल है यह नाभिक के संरचना के समान माना गया है, और नाभिक को क्या कहा गया कि इसकी जो नाभिक की संरचना होती है वो तरल रूप में होती है, इसलिए इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के नाम से भी जाना गया। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या कहलाया, हमारा नाभिक की संरचना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाष्प इंजन उच्च दाब 400 केल्विन और 300 केल्विन के मध्य कार्य करता है, तो इंजन की दक्षता इनमें से क्या होगी। देखिए इंजन की दक्षता अर्थात इफिशियंसी की चर्चा वह करना चाहता है, आपसे जानना चाहता है इंजन की क्या इफिशियंसी होगी। देखिए इंजन की इफिशियंसी जो होती है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 होती है। यहां से T1 हमारा ये है और T2 ए है, तो 1 माइनस 300 अपॉन 400 दोनों कट जाएंगे। अब दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25। अर्थात ऑप्शन हमारा नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जय प्रजापति कर रहे हैं 13 का डी। एक चीज ध्यान रखिए, इस कभी भी किसी हीट इंजन की इफिशियंसी 1 के इक्वल नहीं होती, हमेशा इफिशियंसी लेस देन 1 ही होगी। किसी भी इंजन की इफिशियंसी सदैव 1 से कम ही होगी, 1 तो होगी नहीं। 1 तभी होगी जब T1 इक्वल टू T2 हो जाए। 1 ईटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब T1 इक्वल टू, अरे नहीं हो, सॉरी गलत, जब हमारा क्या हो जाए, यह T1 की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू 0, देन ईटा इज इक्वल टू 1, और T1 किसी भी कंडीशन में 0 नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए किसी भी इंजन की इफिशियंसी जो होती है वह 0 नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डेक्रान इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डेक्रान निम्न में किसका उदाहरण है, पॉलीएमाइड का, पॉलीप्रोपीन का, पॉलीएक्रोनाइट्राइल का, कि पॉलीएस्टर का। डेक्रान्स ऐप पर मनोज कुमार जी, ऐप पे क्लास जल्द चलेगी, तब तक आप यूट्यूब पर पढ़ते रहिए। मनोज जी जब ऐप पे चलेगी क्लास तो हम बता देंगे आपको, तब तक यूट्यूब पर पढ़ते रहिए। डेक्रान निम्न में किसका उदाहरण है। देखिए जो पहला कह रहा है पॉलीएमाइड, दूसरा कह रहा है पॉलीप्रोपीन, तीसरा कह रहा है पॉलीएक्रोनाइट्राइल, चौथा कह रहा है पॉलीएस्टर। जो हमारा देखिए कि इसमें डेक्रान शब्द का पूछ रहा है, किसका एग्जाम्पल्स है। क्या पूछ रहा है, किसका एग्जाम्पल्स है, ये आपसे जानना चाहता है। जो डेक्रान होता है, देखिए यह हमारा पॉलीएस्टर होता है। डेक्रान जो एग्जाम्पल होता है वह किसका होता है, पॉलीएस्टर का। अर्थात हम जब ग्लाइकाल को लेते हैं, किसका लेते हैं, ग्लाइकाल को लेते हैं। ग्लाइकाल का अर्थ है CH2OH, ठीक। पॉलीप्रोपीन तो आप जानते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड CH2।
पॉलीएक्रोनाइट्राइल ये हमारा होता है। ठीक, जब इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहां का H और यहां का OH निकल जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा डेक्रान बनता है। अर्थात क्या बनेगा, CH2 CH2 OC डबल बॉन्ड O, ये हमारा होता है डेक्रान। इसे ये देखिए, ये क्या बन रहा है, एस्टर का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे नाम दिया गया पॉलीएस्टर। नाम क्या दिया गया इसका, पॉलीएस्टर नाम दिया गया। तो डेक्रान जो होता है वह पॉलीएस्टर का एक एग्जाम्पल है। 15 का रहा है, कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा सक्रिय है। रेड फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, स्काइरल स्काइलेट फास्फोरस। आपको बताना है कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। बताइए जरा आंसर। देखिए, जो हमारा फास्फोरस, समझिए, सबसे ज्यादा फास्फोरस कौन सा रिएक्टिव होता है, हमारा व्हाइट फास्फोरस। सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होता है, व्हाइट फास्फोरस। यही फास्फोरस सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सफेद फास्फोरस को सबसे ज्यादा सक्रिय माना जाता है। क्लियर, ये तो हो गया, सफेद फास्फोरस सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जो स्काइरेलेट फास्फोरस होता है, और एक चीज ध्यान रखिए, इसका जो, इसे कहां रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। पानी में रखा जाता है क्योंकि यह 30 सेंटीग्रेड पर जलने लगता है, इसलिए इसे कहां रखा जाता है, लाल सफेद फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। एज स्काइलेट फास्फोरस जो होता है, वह जब फास्फोरस का एक एलोट्रोप्स है, जब फास्फोरस और आयोडीन को गर्म करते हैं तो हमें स्काइलेट फास्फोरस प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइसिन, एलानाइन, वाइलिन के मिश्रण में ट्राइपेप्टाइड के निर्माण किया जा सकता है। 2, 3, 9 और 6। कितने ट्राइपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है, बताइए। द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसिन, एलानाइन एंड वाइलिन। देखिए, ये जानना चाहता है कितने का फॉर्मेशन किया जा सकता है, तो देखा जाए कि कितने एमिनो एसिड हैं। देखिए, एमिनो एसिड जो होते हैं ये जुपिटर आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें 1,3 डाइपोलर आयन भी कहा जाता है। इनमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी पाया जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी पाया जाता है। तो जो बनते हैं वो कहा जाता है, कितने बनते हैं, वह फैक्टोरियल n बनते हैं,
जहां n इक्वल टू एमिनो एसिड की संख्या है। तो कितना है होगा फैक्टोरियल, कितने अमीनो एसिड्स हैं, 3 अमीनो एसिड है, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुणते 2 गुणते 1 बराबर 6, अर्थात 6 पाए जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है एल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू, एल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से भिन्न होते हैं कन्फर्मेशन के कारण से, कॉन्फ़िगरेशन के कारण से, नंबर ऑफ ओएच ग्रुप्स के कारण से, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा। तो दीपक कह रहे हैं कि 17 का ये ऑप्शन सही होगा, कन्फर्मेशन के कारण से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और लोग आंसर दीजिए, बताइए। बताइए बताइए। जितेंद्र कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कंफर्मेशन के कारण से होता है। जरा देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के मैं संरचना बता दे रहा हूं। और सभी जगह ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की संरचना सेम होगी। समझिए, जो ग्लूकोज होता है यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक, यहां पर CH2OH हो जाता है, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, एक्सियल इक्वेटोरियल, यहां पर H, सारी संरचना सेम होती है। इसे इस कार्बन को नाम दिया जाता है इनोमरिक कार्बन। ठीक, अगर OH और सॉरी अगर एक्सियल पोजीशन देखिए, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, एल्फा डी ग्लूकोज है, ये एल्फा डी ग्लूकोज जो होता है एक्सियल पोजीशन पर OH होता है। बीटा डी ग्लूकोज में यह हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है। तो क्या अंतर होगा हमारा, केवल H और OH का अंतर होता है। अल्फा पोजीशन में एक्सियल पर OH पाया जाता है और बीटा पोजीशन पर OH कहां पाया जाता है, इक्वेटोरियल पर पाया जाता है। इस कारण से कहा जाता है, कन्फर्मेशन के कारण से, उनकी संरचना के कारण से कहा जाता है क्या, कि उनकी जो है एक दूसरे से डिफर होते हैं। क्लियर हो गया।
कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बैकलाइट तैयार किया जाता है, बैकलाइट यूरिया एंड फॉर्मलिहाइड से, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड फिनाल से, फिनाल एंड फॉर्मलिहाइड से, नन ऑफ द एबव, इनमें से कुछ। देखिए जो बैकलाइट होता है वह फिनाल और फॉर्मलिहाइड की जब अपक्रिया कराते हैं तो बैकलाइट प्राप्त होता है। तो क्या कहलाता है? जब यूरिया बैकेलाइट, देखिए जब फिनाल और फॉर्मलिहाइड की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है बैकलाइट। जैसे यूरिया तथा फॉर्मलिहाइड की अपक्रिया द्वारा ये नहीं प्राप्त होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड फिनाल के द्वारा भी नहीं, फिनाल एंड फॉर्मलिहाइड के द्वारा ही हमारा प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 18 का सी। Which one of the following species will be formed on heating chloroform and KOH? तरह क्लोरोफार्म और केवेज के हीटिंग से क्या उत्पाद बनेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोरोफार्म और केवेज, एल्कोहलिक केवेज के हीट से क्या उत्पाद बनेगा? आंसर दीजिए सभी लोग। क्या उत्पाद बनेगा बताइए क्लोरोफार्म और केवेज से? बताइए जल्दी से। 19 का बी। देखिए अगर इसी में फिनाल जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम राइमर टीमन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। यह क्लोरोफार्म है। देखिए CCl प्लस OH माइनस देते हैं तो यहां से ये इतना निकल जाता है माइनस CH2O और C माइनस Cl, ये Cl यहां से निकल जाता है और बनता है CCl2। और यह डाई क्लोरोकार्बिन है जो हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल है। इस पर लोन पेयर तो है, लेकिन यह लोन पेयर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यह वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेवियर शो करती है। तो सही आंसर हो जाएगा डाई क्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज? गैसों के उत्सर्जन का सही क्रम क्या होगा? डिफ्यूजन होना चाहिए, का सही क्रम क्या होगा बताइए जरा। सही क्रम क्या होगा? देखिए इसमें क्या करिए कि सब H2 है, NH3 है, N2 है, O2 है। इसका 2 होता है मॉलिक्यूलर भार, इसका 14, इसका 28, इसका 32। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? यही ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर में क्या हो जाएगा? ऑर्डर अच्छा, अर्थात हमारा डी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, जय प्रजापति कह रहे हैं कि 20 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 20 का डी ऑप्शन सही होगा।
21 नंबर कह रहा है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या रिलेशन होगा रोदोष्म प्रक्रिया के लिए तापमान और दबाव के बीच का क्या संबंध होगा। आंसर दीजिए। बताइए जल्दी से। जय प्रजापति कह रहे हैं 21 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए सिंपली आप लोगों ने पढ़ा होगा पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमको रिलेशन चाहिए किसमें, टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बहुत फेमस रिलेशन है हमारा। तो हम करते क्या हैं, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, यहां से V इज इक्वल टू आर टी अपान पी हो जाएगा। यहां पर वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी वी के स्थान पर आर टी अपान पी रख देंगे वैल्यू, तो पी आर टी अपान पी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसको ले जाया जाए ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, यहां से देखिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहां से तो पी पी पावर गामा माइनस गामा इज इक्वल, देखिए P इंटू पी पावर माइनस गामा आर पावर गामा टी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से क्या लिखा जाएगा, पी पावर 1 माइनस गामा टी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दो गैसेज के लिए लिखा जाए तो P1 1 माइनस गामा T1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 पावर 1 माइनस गामा एंड T1 पावर गामा हो जाएगा। T2 अपान T1 पूछा है तो T2 अपान T1 पावर गामा इज इक्वल टू P1 पावर गामा 1 माइनस गामा P2 पावर 1 माइनस गामा। दिस वैल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए T2 अपान T1 पावर गामा इक्वल टू P1 अपान P2 पावर गामा 1 माइनस गामा, या लिख सकते हैं T2 अपान T1 इक्वल टू P1 अपान P2 पावर 1 माइनस गामा अपान गामा। कोई ऑप्शन है इसमें से, अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए फेमस रिलेशन ऐसे नहीं याद हो, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की भी बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन से चेंज करें, बस इतना याद रखिए, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से पीवी इक्वल टू आर टी, चाहे प्रेशर वॉल्यूम में पूछे, चाहे प्रेशर टेम्परेचर में पूछे, चाहे टेम्परेचर प्रेशर में पूछे, सभी इसी ऑप्शन के द्वारा हम लोग डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो,
सिस्टम माइनस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है सिस्टम और सराउंडिंग का जो कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग की क्या होगी। समझा रहा है कि कह रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो सिस्टम और सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, वह सदैव ग्रेटर देन 0 पे होता है। इस चीज को ध्यान रखें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए सदैव एंट्रोपी की वैल्यू डेल्टा एस पॉजिटिव होती है, अर्थात सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी सदैव क्या होती रही है, 0 से ज्यादा होती है। एंट्रोपी तो सबको पता है, एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस अर्थात अनियमितता की माप है। ध्यान रखिए, एंट्रोपी क्या है, किसी भी सिस्टम के अनियमितता की माप है। जितना अनियमितता ज्यादा होगी उतना एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। इसीलिए कहा गया गैसों की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड की एंट्रोपी, और सबसे कम जो एंट्रोपी होगी वह हमारी गैसियस सॉलिड स्टेट्स की होती है। और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी लगभग 0 के बराबर मानी गई। तो सही आंसर क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी का योग सदैव 0 से ज्यादा होगा। करा कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स K2CO3, MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट। Which one of the following arrangement in the increasing order of their thermal stabilities is correct? आपको बताना है इनमें किस क्या ऑर्डर होगा चारों के स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के। आपको कुल मिलाकर क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स बताने हैं चारों पे कि क्या ऑर्डर होगा। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर की जब चर्चा की जा रही है तो सबसे पहले इनके तत्वों के नाम देख लिया जाए, पीरियोडिक टेबल में कौन कहां पर है देखा जाए। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम। ये 4 तत्व की बात की जा रही है। किसकी बात कर जाए, तो क्या दीपक जी क्या कर रहे हैं, 23 का कौन सा ऑप्शन सही आएगा, 23 के कह रहे हैं बी ऑप्शन सही होगा। देखिए ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट की स्थिरता बढ़ती है। अगर ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो निश्चित रूप से बाएं से दाहिने जाने पर वह घटेगी, अर्थात इस डायरेक्शन में जाने पर घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, पोटेशियम 1 नंबर पे होगा, कैल्शियम 2 नंबर पे होगा, मैग्नीशियम 3 नंबर पे होगा और बेरिलियम 4 नंबर पर होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा किसका, 1 का, 1 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 4 होना चाहिए। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सबसे ज्यादा किसका, पोटेशियम। नंबर 1 नंबर 4 वाले तो कैंसिल हो गए।
तो सही ऑप्शन कौन सा निकल के आया? डी ऑप्शन हमारा निकल करके सही आया। क्लियर हो गया? सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। देखिए सबसे ज्यादा पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, लास्ट में हमारा बेरिलियम होगा। बेरिलियम सबसे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का रहा है, ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन नीला होता है क्योंकि सोडियम इमाइड बनता है, सॉल्वेटेड सोडियम एटम्स बनते हैं, कि सोडियम सॉल्वेटेड आयंस बनता है, कि सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जय हिंद भाई राजेश साइनी जी। बताइए जरा। कह रहा है ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम को जब लिक्विड अमोनिया देते हैं तो कह रहा है कि ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। यह ब्लू कलर किस कारण से ऑब्टेन होता है? कह रहा है सोडियम एमाइड के कारण होता है, कि सोडियम सॉल्वेटेड सोडियम एटम्स के कारण। देखिए एमाइड की तो कोई बात ही नहीं हो, देखिए तो एमाइड का तो अपने आप कैंसिल हो गया, एमाइड की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। फिर कह रहा है सॉल्वेटेड सोडियम एटम्स, विलेय सोडियम, अरे विलेय कहां होगा भाई, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सॉल्वेटेड सोडियम आयंस, सॉल्वेटेड सोडियम आयंस, यह भी सॉल्वेटेड सोडियम आयंस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण से एक कॉम्प्लेक्स सोडियम क्या करता है, NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण से ही हमारा क्या करता है, यह जो होता है सॉल्वेटेड, इसे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसी के सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण से ही हमारा क्या होता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण से ही हमारा जो होता है लिक्विड अमोनिया में सोडियम जैसे डालते हैं वैसे ब्लू कलर ऑब्टेन्ड होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। कह रहा है कि एल्कोहल आर लेस वोलेटाइल देन ईथर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। समान अणुसूत्र वाले ईथर की तुलना में एल्कोहल कम वाष्पशील होता है, इसका कारण क्या है। ईथर हैव डाइपोल करेक्टर्स, डाइपोलर करेक्टर्स, एल्कोहल हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रेजेंट इन द ईथर, कि एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। सही ऑप्शन क्या होगा? दीपक कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं 24 का डी। देखिए एल्कोहल जो होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे हम बात कर लेते हैं, यहां देखिए CH3CH2OH, ठीक, ये हमारा ईथर है, ये हमारा एल्कोहल है। ईथर जो होता है, इस चीज को ध्यान रखें, ईथर में जो होता है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, जबकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाने के कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर की तुलना में ज्यादा होता है। बात समझे? एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट
क्या होता है, ईथर की तुलना में अधिक होता है। और ये आप कह भी सकते हैं कि अगर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सदैव ज्यादा होगा, ठीक। और वह सॉल्वेंट वाटर में मिसबिल भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द एल्कोहल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक रिंग में तो बॉन्डिंग होगी नहीं, कई मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, इस कारण से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। उस एनर्जी के कारण से ही यह हमारा क्या होता है, ज्यादा इसका क्वथनांक हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सही आंसर होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन K3 एफिशिएंसी का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा किसके बराबर होगा। K3 आपको Fe-CN6 में मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, किसके इक्वल होगा, बताइए जरा सही आंसर, किसके इक्वल होगा मैग्नेटिक मोमेंट। छब्बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। दीपक कह रहे हैं 26 का ए के बराबर होगा। सूरज कुमार भी कह रहे हैं 26 का सी होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, हम आपको आज एक तरीका भी बता दे रहे हैं, इसके लिगेंड को देख लीजिए। यदि स्ट्रांग होगा तो सदैव डाइपोल मोमेंट √3 के बराबर होगा। लिगेंड हमारा स्ट्रांग होगा, जैसे CN, NO2, अमोनिया, CO। अगर ये सब दिए गए हैं तो आप यह जान लीजिए कि आप तुरंत समझ जाइए कि यह वैल्यू सदैव √3 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी, 3 के बराबर, अर्थात 1.732 के बराबर। अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि लिगेंड इसमें साइनाइड है। लिगेंड क्या है, साइनाइड है। साइनाइड स्ट्रांग लिगेंड होता है। स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण से सदैव इस डाइपोल मोमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का 1.73 ही आएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। Fe है, देखिए Fe का 18, 3d6 4s2 होगा। Fe3+ जब लिखा जाएगा 18 3d5 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। अब डी में देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब K3 Fe-CN6 लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स का पूरा लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18। देखिए साइनाइड क्या है, स्ट्रांग लिगेंड है। क्या है, स्ट्रांग लिगेंड। स्ट्रांग लिगेंड जो होते हैं वो किसी के नियम का पालन नहीं करते। वो कहते हैं कि सबसे पहले हम 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब उसके आगे भरेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ हो गया। यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई, और डाइपोल मोमेंट म्यू = √n+2 के बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, 1 × 1 + 2 = 3, अर्थात √3 = 1.732। तो सही आंसर क्या होगा, 1.73। अर्थात हम कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं कि जब भी इसकी बात की जाएगी, देखिए कि स्ट्रांग लिगेंड है तो फिर निकालने की कोई, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। वीक ही लिगेंड में आपको चेक करना है, स्ट्रांग में कभी भी चेक मत करिए। बस ये देख लीजिए या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर यहां पर 3D इवन नंबर आए तो 0, अगर ऑड नंबर आ जाए, इवन नंबर आए तो 0, ऑड नंबर, ये देखिए 3D का में अगर यहां पर इवन आए तो 0 0 के बराबर होगा। अगर 3D ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऑड इलेक्ट्रॉन आए तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा, 1.732 के बराबर। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.732 के बराबर। What is the lambda max value for the following compound according to Woodward rules? वुडवर्ड रूल के अनुसार वुडवर्ड फिशर रूल के अनुसार इस यौगिक का लैम्डा मैक्स क्या होगा। एलटी में यह क्वेश्चन आएगा, इस हमें नहीं कहते कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एलटी में आएगा। वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो उसको सबसे पहले उनका नामनक्लेचर दे लेते हैं, एल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या नामनक्लेचर दिया जाएगा, एल्फा बीटा गामा। अगर और डबल अब नहीं दिया जाएगा, डबल बांड होता तब दिया जाता, डबल बांड होता तो दिया जाता। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा सबसे पहले इसकी हम बेस वैल्यू निकालते हैं। बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू क्या होती है यहां से देखते हैं। अगर कीटोन 6 मेंबर रिंग में है, कीटोन कहां, कीटोन 6 मेंबर रिंग, तो बेस वैल्यू जो होती है वह होती है 215। अगर 5 मेंबर रिंग में होगा तो 202 होती है। तो यहां कितने मेंबर रिंग में है, 5 मेंबर रिंग में, तो सॉरी 6 मेंबर में, तो बेस वैल्यू कितनी हो गई, 215 हो गई। अब जरा देखते हैं कितने रिंग रेजिड्यू मिलेंगे। यहां पर देखा जाए, एक रिंग रेजिड्यू यहां मिल रहा है, एक रिंग रेजिड्यू यहां मिल रहा है। इसको रिंग रेजिड्यू में कंसीडर नहीं किए जाएंगे और ना ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में कंसीडर किया जाएगा। इसे ना तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में कंसीडर किया जाएगा, ना तो किसमें, नॉट कंसीडर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यह हमारा रिंग से बाहर निकलते हुए डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड। अब बेस वैल्यू हो गई। देखिए एक रिंग रेजिड्यू कहां पर प्रेजेंट है, बीटा पे, तो यहां लिखेंगे 1 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन पर 12 होती है। गामा पोजीशन और डेल्टा पर 18 होती है, तो 1 रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन
दिस वैल्यू इक्वल टू 80। यहां से देखिए वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इक्वल टू 5। ठीक। अब देखिए एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक बांड, दो बांड, तीन बांड। तीन बांड होने के कारण से जितने डबल बांड्स हों उसमें से एक दो माइनस कर दीजिए। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होता है, देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होता है बराबर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड -2। यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, वन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। देखिए एक दो तीन डबल बॉन्ड में से एक माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, वन। वन एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड इक्वल टू, इसकी वैल्यू 30 होती है। जोड़ लीजिए यही इतना, लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, यहां से जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, जोड़िए जरा तो। 30, 5 2 10, 5 2 7, 30 5 35, 18 53, 12 15 27, 45, 280 नैनोमीटर। तो सही आंसर कितना है, 280 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है जब एक द्वितीय कोट की अभिक्रिया किसी एक अभिकारक की अधिकता के कारण प्रथम कोट की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है तो अभिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया। दीपक कह रहे हैं, देखिए जैसे कह रहा है कि एक द्वितीय कोट की अभिक्रिया का अभिकारक किसी एक अभिकारक की अधिकता के कारण से प्रथम कोट की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। जब कोई क्रिया किसी अधिकता के कारण से कोट यदि चेंज हो जा रही है तो सदैव वह छद्म अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात हम उसे कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 28 का डी ऑप्शन सही होगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है जब किसी अपक्रिया की कोट किसी के कारण से किसमें हो जाती है, सेकेंड ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे सदैव सूडो यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सबसे अधिक घुलनशील है, बताइए इनमें सबसे अधिक घुलनशील कौन सा है। नंबर एक लिथियम आयोडाइड, नंबर दो लिथियम ब्रोमाइड, नंबर तीन लिथियम क्लोराइड, नंबर चार लिथियम फ्लोराइड। बताइए जरा। 29 का डी कह रहे हैं,
दीपक पटेल कह रहे हैं 29 का डी। किरण वर्मा, नहीं, जो होता है वह लिथियम आयोडाइड होता है। लिथियम आयोडाइड की जो होती है जल योजन ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाने के कारण से वाटर में इजिली वे में सॉल्युबल हो जाता है। तो इस कारण से कहा जाता है लिथियम आयोडाइड जो होता है जल योजन ऊर्जा कम होने के कारण से यह पानी में जो है ज्यादा घुलनशील होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड जो होता है जल योजन ऊर्जा कम के कारण से वाटर में इजिली घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 कह रहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो उसके संवेग की अनिश्चितता क्या होगी। बताइए जरा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य है तो उसके संवेग की अनिश्चितता क्या होगी। दीपक कह रहे हैं डी ऑप्शन सही है। और लोग दीजिए। किरण वर्मा भी कह रहे हैं डी ऑप्शन सही है। देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई होता है। कह रहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो उसके संवेग डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। इंटू 1/डेल्टा एक्स। ठीक, कह रहा है कि डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई अपान इसकी वैल्यू क्या करा है, जीरो है, तो यह जीरो के बराबर हो गया। तो डेल्टा पी इक्वल टू जब किसी में जीरो से भाग देते हैं तो वह वैल्यू कितना हो जाती है, अनंत आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनंत के बराबर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 88 का, ओ सॉरी 30 का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहीं से आपके पूरे क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं। देखिए किसी के कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो इस नंबर या हमारे नंबर पर्सनल 8601781225 से हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकता है। ये तो ऑफिस का नंबर है ही, इस पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमसे डायरेक्टली संपर्क करना चाहते हैं तो 8601781225 पर आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग चैनल का सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों को शेयर करके बता दीजिए कि पर डे क्लास चल रही है। अब आप बताइए कि क्या मंडे को टेस्ट लें या हम पेपर करवाएं या फिनाल को पढ़ाएं। बताइए राजेश साइनी जी, बताइए।
क्या किया जाए, मंडे को पेपर ले लिया जाए, एक पेपर और करा दिया जाए? दीपक जी बताइए। किरण वर्मा, मंडे को मीन्स कल पेपर कराया जाए या एक टेस्ट पेपर और 30 क्वेश्चन का कराया जाए, या फिर हम लोग फिनाल को पढ़ लिया जाए? राजेश साइनी जी कह रहे हैं पेपर। चलिए ठीक है, करा दिया जाएगा पेपर, और प्रयास करते हैं दोनों करा दिया जाए, 3 घंटे क्लास ले लिया जाए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको जो है सूचना मिल जाएगी कि कई बजे से क्लास होगी। ठीक है, अपने लोगों को बता दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिनाल के बाद देखिए, फिनाल पढ़ाने के बाद हम सोच रहे हैं आपको स्पेक्ट्रा पढ़ा दे, स्पेक्ट्रोस्कोपी को, क्योंकि हम देख रहे हैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस सब गलत हो रहे हैं आपके। स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेक्ट्रो को लैम्डा मैक्स निकालने का, देखिए एलटी में 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, 4 क्वेश्चन आ जाए स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इस तो एक टॉपिक पढ़ा करके नेक्स्ट वीक में हम किसी दिन आप लोगों को जो है सर एक दिन स्पेशल एल्कोहल फिनाल ईथर का 50 क्वेश्चन मिला के करा दीजिए। चलिए फिनाल पढ़ा लेते हैं तो हम करवा देते हैं, एल्कोहल ईथर फिनाल साइक्लिक ईथर सब तक पढ़ा देते हैं एक साथ। एक क्वेश्चन पेपर बना देंगे जो 50 क्वेश्चन के, जो सारे क्वेश्चन इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर खत्म किया जाता है, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के सबके लिए भाई गुड नाइट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पे आप डायरेक्टली फोन करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू। सभी लोगों को गुड नाइट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।